भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई विजय गोयल जी, प्रदेश के 2 महामंत्री भाई जयप्रकाश जी, बहन शिखा रॉय जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र बब्बर जी, मंच पर आसीन भाई आरपी सिंह जी, हमारे प्रवक्ता भाई राजीव बब्बर जी, पार्टी के मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण और इस मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित मेरे बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है। हम एक हफ्ते के नोटिस पर दसियों हजार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर देते हैं, 15 दिन के नोटिस पर रामलीला मैदान भर देते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगी, खास तौर पे विजय जी और वीरेंद्र जी को, कि जो कार्यकर्ता हमारी सरकार बनाता है वो ये बूथ समिति का कार्यकर्ता है। जो कार्यकर्ता हमें चुनाव जितवाता है वो ये बूथ समिति का कार्यकर्ता है। जो कार्यकर्ता हमारे नींव का पत्थर है वो ये बूथ समिति का कार्यकर्ता है। और इसीलिए आज से 3 दिन पहले भाई विजय गोयल जी का जब फोन आया तो बहुत संकोच से इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि दीदी, हम मंडल कार्यकर्ताओं की सम्मेलनों की शुरुआत कर रहे हैं, क्या आप हमारे एक मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में आएंगी? तो मैंने कहा, विजय जी, मंडल में तो कई बूथ होते हैं, अगर आप बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए बुलाओगे तो उसमें भी आऊंगी। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे से ज्यादा इस बूथ समिति का महत्व पार्टी में कोई नहीं समझता, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। मेरी ये धारणा है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 2 चीजें अनिवार्य होती हैं, एक माहौल और एक अच्छा चुनाव प्रबंधन। अगर माहौल आपके पक्ष में है और चुनाव प्रबंधन नहीं, तब भी आप चुनाव हारते हैं। अगर चुनाव प्रबंधन आपने बहुत अच्छा कर रखा है लेकिन माहौल आपके पक्ष में नहीं, तो भी आप चुनाव हारते हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगी इन दोनों चीजों का। सन 1999 में मुझे बल्लारी से चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया। रात के 2:30 बजे फोन आया वेंकैया नायडू जी का कि सुबह 6 बजे का जहाज पकड़ो और बेंगलोर पहुंच जाओ। अभी अभी खबर मिली है कि श्रीमती सोनिया गांधी बल्लारी से चुनाव लड़ेंगी। हम सब ने मिलकर तय किया है कि आपको उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है। पार्टी के एक आज्ञाकारी सैनिक के नाते मैंने सुबह 6 बजे का विमान पकड़ लिया, बेंगलोर पहुंच गई। वहां हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था, बल्लारी पहुंचकर नामांकन कर दिया। मात्र 14 दिन बचे थे, क्योंकि आजकल चुनाव प्रचार में 14 दिन मिलते हैं विड्रॉल के बाद। उन 14 दिनों में हवा जो बनाई, आप सब उसके साक्षी हैं, आपने टीवी पर देखी। चुनाव से 2 दिन पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया जिसकी लीड न्यूज थी 60% वोटर्स ऑफ बल्लारी आर वोटिंग फॉर सुषमा स्वराज। 60% मत सुषमा को पड़ रहे हैं। जिस तरफ जाओ, किसी गांव में, किसी कोने में चुनाव में जीत पक्की दिखाई देती थी। माहौल इतना बढ़िया बन गया, इतनी अच्छी हवा हमारे पक्ष में बन गई। लेकिन बल्लारी कर्नाटक का वो जिला था मित्रों, जहां कभी भाजपा का संगठन बना ही नहीं था, क्योंकि 12 बार से लगातार लोकसभा की सीट कांग्रेस जीत रही थी। और इसलिए गांव के पंच सरपंच से लेकर और जिले के हर अधिकारी तक केवल कांग्रेस के ही लोग बैठे थे। एक जगह भी लोगों को कमल का निशान भी पता नहीं था। जो 14 दिन मुझे मिले उसमें मैं सुबह 6 बजे दिन शुरू करती थी, रात के 2:30 बजे आकर सोती थी। हवा तो मैंने बना दी, मगर बूथ प्रबंधन में नहीं कर सकती थी। दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते थे। और बूथ प्रबंधन के लिए जितना परिश्रम और मेहनत चाहिए
वहाँ के लोगों की पहचान चाहिए। मैंने तो बल्लारी न कभी देखी थी ना सुनी थी, नक्शा देखकर तो मैं उतरी थी कि है कहाँ कर्नाटक में बल्लारी। इतनी बड़ी हवा, इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद मैं 56,000 मतों से वो चुनाव हार गई। लेकिन माहौल के कारण मैंने 3,58,000 वोट प्राप्त किए। श्रीमती सोनिया गांधी उस समय 2 जगह से चुनाव लड़ रही थी, अमेठी से भी और बल्लारी से भी। अमेठी से वो 3.5 लाख से जीती थी, बल्लारी से मात्र 56,000 से जीती थी। माहौल ने अपना काम कर दिया था, पर चुनाव प्रबंधन ना करने के कारण मैं चुनाव हार गई थी। एक दूसरा उदाहरण है 1977 का, जिस समय कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन इतना अच्छा था, हर गांव में उनका कार्यकर्ता था, क्योंकि पिछले 40 साल तक केवल कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही थी। 47 से और 77 तक कभी कोई गैर कांग्रेसी सरकार नहीं आई थी। हर गांव में उनका कार्यकर्ता था, हर गांव में मतदान केंद्र को संभालने वाला उनका व्यक्ति बैठा था। लेकिन इमरजेंसी के कारण हवा उनके खिलाफ थी, माहौल उनके खिलाफ था। जनता पार्टी बनी थी, कई दलों का विलय होकर के एक नई पार्टी का गठन हुआ था, माहौल उनके पक्ष में था। बढ़िया चुनाव प्रबंधन होने के बावजूद भी कांग्रेस चुनाव हार गई। अमृतसर से कलकत्ते तक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, क्योंकि माहौल उनके खिलाफ था। ये 2 उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि दोनों चीजें अनिवार्य हैं, माहौल का अपने पक्ष में होना और अच्छा चुनाव प्रबंधन होना। आज माहौल कांग्रेस के फिर खिलाफ है। लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं इस सरकार को। 15 साल से दिल्ली में ढो रहे हैं, 10 साल से केंद्र में ढो रहे हैं। महंगाई से त्रस्त हैं लोग, भ्रष्टाचार से आक्रोशित हैं लोग, नीतिगत फैसले हो नहीं रहे। एक प्याज पर हमारी सरकार चली गई, आज तो प्याज देख लो, टमाटर देख लो, आलू देख लो, गोभी देख लो, दाल चावल देख लो, चीनी देख लो, आग लगी पड़ी है। महिला की रसोई में जिन चीजों को वो पकाती है उनमें आग लग गई, और जिन पर पकाती है उनकी आग बुझ गई। गैस नहीं है, केरोसिन नहीं है, ना स्टोव जल सकता है, ना गैस जल सकती है। इतनी बुरी हालत है कि अगर कल चुनाव हो जाए तो लोग कहते हैं कि आज रात वोट ले लो मगर कांग्रेस को निकाल दो। तो अब जरूरत है अच्छे चुनाव प्रबंधन की, और वो अच्छा चुनाव प्रबंधन बूथ का, बाहर का नहीं। कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगा दी, बाइक पे चले आए, नारे लगा दिए, जय घोष कर दिए, नहीं। एक एक बूथ का संभालना। अभी कह रहे थे सुरेश जी कि मैंने दक्षिण दिल्ली में बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन राजा गार्डन में किया था। मैंने कहा ना कि एक बार का दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मैंने बल्लारी से बूथ समिति के प्रबंधन का महत्व जान लिया था, और इसलिए जब मैं दक्षिण दिल्ली से एक बार चुनी गई तो उसके बाद मैंने बूथ से प्रबंधन प्रारंभ किया। हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता के फोटो लगा करके परिचय पत्र बनाए, आइडेंटिटी कार्ड एक डोरी में डालकर उनके गले में पहनाए, और राजा गार्डन में जैसे बैठाया था, मैं अब उसकी व्यवस्था आपको बताना चाहती हूँ। मैं आज कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आई हूँ विजय जी, मैं आज शुद्ध सांगठनिक भाषण देने आई। बूथ समिति का प्रबंध मुश्किल नहीं है, बशर्ते हम उसकी गंभीरता को समझ लें और गंभीरता से करें। अभी मैं वीरेंद्र जी से पूछ रही थी आपकी मंडल कार्यकारिणी के कितने सदस्य हैं। उन्होंने कहा 44 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष, 45 लोग हैं। मैंने उनसे पूछा आपके बूथ कितने हैं, उन्होंने कहा बूथ भी 45 हैं। अब ये संयोग है कि 45 ही बूथ हैं और 45 ही मंडल कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सबसे पहले हमारे मंडल के हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि मुझे अपना बूथ संभालना है।
जैसे मैंने विजय जी को कहा कि आप मंडल की बात करते हैं, आप मुझे बूथ समिति के कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाएं तो मैं आऊंगी। आप हैरान होंगे, मैंने दक्षिण दिल्ली वाला काम विदिशा में भी किया है। मैं स्वयं एक बूथ की बीएलए हूं। आप 45 कार्यकारिणी के सदस्यों को बैठाइए और उनसे पूछिए कि उनका अपना बूथ कौन सा है और उस बूथ का बीएलए 2 उन्हें बनाइए और उन्हें कहिए कि अब तुम्हें ये 32 लोग लाने हैं, फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए। 12 मेन बीजेपी के, 12 युवा मोर्चा के, 8 महिला मोर्चा के, ये चाहा है आपने। एक दिन में बन सकते हैं। जो कार्यकारिणी का सदस्य बनने की इच्छा रखता है वो इतना जनाधार तो रखता होगा कि अपने बूथ पर 32 लोगों को जानता हो, और नहीं जानता तो जाने। 7 दिन लगाए उस बूथ में और 32 लोग लेकर आए और उनको बूथ का काम सौंपे। उसके बाद मैं जेपी को कहना चाहूंगी, क्योंकि वो व्यवस्था करते हैं, इस तरह नहीं बैठाए जाएंगे कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन कार्यकर्ता किस बूथ का है। जो बैठाने की व्यवस्था मैंने की थी, अगर आपके 45 बूथ हैं तो 45 लाइनें ऐसे लगेंगी और 32 चेयर ऐसे लगेंगी और उन पर पर्ची, बड़ी तख्ती लगेगी, बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 3, 1 से 45 तक, और इधर 32 कुर्सी होंगी। बूथ नंबर 1 पर पहले बीएलए 2 बैठेगा, फिर वो 32 के 31 लोग बैठेंगे, फिर बूथ नंबर 2 पे 32 लोग बैठेंगे, फिर बूथ नंबर 3 के 32 लोग बैठेंगे। और यहां आपके पास रजिस्टर होगा जहां से हाजिरी लगेगी कि एक बूथ पर किसी दूसरे बूथ का आके तो नहीं बैठ गया 32 पूरे करने के लिए, क्योंकि हमको फर्जीवाड़ा दिखाकर नंबर नहीं बढ़ाना। अगर 32 में से 25 हैं तो 7 पूरे करने हैं, अगर 32 में 20 हैं तो 12 पूरे करने हैं। पूरे 32 जब तक नहीं हो जाए तब तक वो कार्यकारिणी का सदस्य जो बीएलए है वहां वो घूमेगा और उसको पूरा करेगा, ताकि फर्जीवाड़ा नहीं हो। तो 45 ऐसे बैठते, 32 ऐसे बैठते, मंच पर बैठकर दृश्य पता चल जाता कहाँ 32 पूरे हैं कहाँ नहीं है। अपनी कमी सामने आ जाती और हम सम्मेलन से सामने उठते भी, जिन जिन की जो जो कमी है, 7, 5, 3, 2 जो कम रह गए उनको पूरा करना। उसके बाद अभी कहा विजय जी ने 10-10 घर छांट लो। अरे अपने आप कौन 10 घर छांटता भाई, और 2 जनों ने सेम ही घर छांट लिए तो कैसे होगा। वो बीएलए बैठ करके उन 12 लोगों पर जो मेन बीजेपी के हैं अपने घरों को बांटेगा, छांटेंगे नहीं, वो बांटेगा। कैसे बांटेगा? एक बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1000 वोट होते हैं, यानी 200 घर। मेरे पास 10 की टीम थी, मैंने 32 नहीं रखे थे, 10 की टीम रखी थी। 10 की टीम पर मैंने 200 घर बांट दिए थे, हर व्यक्ति को 20 घर, और कहा था इन 20 घरों के तुम नंबरदार हो। अब इन 20 घरों से आगे 21वां घर नहीं देखना। इन 20 घरों में चुनाव तक तुम 10 बार जाओगे। कभी हमारा लिटरेचर लेके जाओगे, कभी हमारी पर्ची बांटने जाओगे, कभी उनके यहाँ कोई सुख दुख हो गया तो वो तुम्हें बताएंगे तो मेरे तक आओगे, बताओगे कि फला घर में फला चीज़ की गमी हो गई या फला चीज़ की खुशी है, दीदी इनको एक चिट्ठी लिख दो, दीदी इनका समाधान कर दो। उन 20 घरों का नंबरदार वो हमारा कार्यकर्ता होगा। और ये जो आपने कहा ना सम्मान वाली बात, ये इन कार्यकर्ताओं की तरफ से कह रही हूँ कि चुनाव तक 20 घरों का नंबरदार नहीं है, उसके बाद भी इन्हें याद रखना कि उन 20 घरों का काम लेकर जब आपके पास आए तो इन्हें पहचान कर और उसको ये कह के कि तुम मेरे इस व्यक्ति के साथ आए हो, इसकी इच्छा भी मेरे लिए आदेश है, मैं काम करता हूँ। मुझसे पूछा था मेरे कार्यकर्ताओं ने, जब मैंने ये कार्ड दिए तो बोले दीदी इन कार्डों का फायदा क्या होगा। तो मैं उस समय मिनिस्टर थी जब ये कार्ड बना रही थी, तो मैंने कहा हमारी सरकार आएगी तो मैं दोबारा मंत्री बनूंगी। बोले हाँ। तो मैंने कहा जब ये कार्ड पहन के आओगे ना, नीचे तो संतरी नहीं रोकेगा और ऊपर मैं कुर्सी से खड़े होकर सलाम करूंगी तुम्हें। झूमता हुआ गया था कार्यकर्ता, झूमता हुआ। ये कार्यकर्ता इतना भावुक है, देव दुर्लभ है, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे पीठ पर थपकी चाहिए, नाम से बुला लीजिए, पीठ पर थपकी दे दीजिए, एक शाबाशी दे दीजिए, इतने में झूमता हुआ चला जाएगा। जिसको साथ लेकर आए उसका काम हो या ना हो,
सारे काम नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपने उस कार्यकर्ता के लिए ये कह दिया कि भैया तुम इसके साथ आए हो ना, ये तो मैं कोई कसर छोड़ूंगी नहीं, जब इसके साथ आ गए हो तो आगे तुम्हारा भाग्य है। वो कहता है दीदी ने तो हमारी एकदम गहरे कर दिए, अब हमें पता नहीं काम हो या ना हो भैया, हम गए, हमें पहचान गई, हमारे बारे में ये कहा। वो सम्मान चाहिए इस कार्यकर्ता को। इसलिए ये दोहरा रिश्ता नेता के साथ कार्यकर्ता का हमें स्थापित करना है। इसलिए मैं कहने आई हूं, ये बूथ समिति का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन है। आगे से जो भी व्यवस्था बनेगी वो बूथों के वाइज ऐसे लाइनें बनेंगी, 32-32 की ऐसे लाइनें बनेंगी, यहाँ से रोल कॉल होगी, जो कमी रह जाएगी वो बाद में पूरी होगी, और हर मंडल का व्यक्ति एक बूथ का इंचार्ज होगा। पर्ची वितरण, पर्ची बंटती ही नहीं, आजकल शिकायत एक ही रहती है, अब तो चुनाव आयोग ने पर्ची बांटनी शुरू कर दी। अरे भाई, चुनाव आयोग पर्ची बांटेगा तो दर्द से थोड़ी बांटेगा, मुंह से थोड़ी बांटेगा। वो ये थोड़ी कहेगा उसका आदमी आके भाजपा को वोट दो, वो तो पर्ची दे के चला जाएगा कि वोट डालने आना। लेकिन वोट मेरे उम्मीदवार को डालने आना, भाजपा को डालने आना, ये तो आप ही कहोगे। अब पर्ची वितरण कैसे सुनिश्चित हो? विजय जी, जब चुनाव शुरू हो एक दिन तय कर लीजिए, चुनाव से 3 दिन पहले का, कि आज पूरी दिल्ली में बीजेपी की पर्ची बटेगी, और उस दिन आप भी पर्ची बांटेंगे। मैं यहाँ आऊंगी तो मैं भी पर्ची बांटूंगी, वीरेंद्र भी पर्ची बांटेंगे, आपके सारे पदाधिकारी पर्ची बांटेंगे और बूथ की पर्ची बांटेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो मंडल का कार्यकर्ता बूथ का इंचार्ज होगा वो ढोल नगाड़े लेकर चलेगा, पीछे कार्यकर्ता वो 32 चलेंगे, एक एक जना दरवाजा खटखटाता जाएगा और हम पर्ची बांट कर आएंगे और कहेंगे हमारी पार्टी को वोट देना। और मैंने पिछली बार विदिशा में खुद पर्ची बांटी थी एक बूथ की। मैं कोई बात पढ़ी पढ़ाई किताब से नहीं कह रही हूँ, हर वो बात कह रही हूँ जो मैंने स्वयं करी है। शिवराज सिंह चौहान भी पर्ची बांटने निकले थे, मैं भी पर्ची बांटने निकली थी, एक बूथ की पर्ची मैंने बांटी थी और बुधनी में एक बूथ की पर्ची शिवराज जी ने बांटी थी। अगर आप एक दिन तय कर ले कि आज पर्ची बांटने का दिन है, तो कैसे पर्ची नहीं बटेगी? उस दिन तो बटनी केवल पर्ची। उसके बाद आखिरी दिन जब वोट निकालने का काम है, सबसे बड़ा काम ये, लोगों ने मन बना लिया कांग्रेस को उखाड़ने का, लोगों ने मन बना लिया बीजेपी को वोट देने का। लेकिन जिस दिन काउंटिंग होगी तो गिनती किसकी होगी? मन की या मत की? मत की। तो उस मन को मतदान केंद्र तक ले जाना और मशीन के बटन में दबाकर दर्ज कर देना, ये काम हमारा ये कार्यकर्ता करता है। तो वो जो 20 घर आप देंगे, उस 20 घर का काम तार्किक परिणति तक उस दिन जाएगा जब ये उस 20 घर के अपने वोट निकालकर मतदान केंद्र तक ले जाएगा और मशीन में दर्ज करवा कर आएगा। पिछली बार दक्षिण दिल्ली का ही उदाहरण है। मैं कार्यकर्ता सम्मेलन अपने बूथ समिति का ले रही थी, तो मैंने वहां कहा कि जो अपने 100% वोट डलवा देगा वो इनाम का हकदार होगा, मैं उसको पुरस्कार दूंगी। उसके बाद जब हम रिपोर्ट लेने के लिए बैठे तो सच्ची घटना बता रही हूं। एक लड़की 22-23 साल की मेरी कार्यकर्त्री थी, खड़ी हुई और वो बोली, बहन जी मैं आपके पुरस्कार की हकदार हूं, मैंने सारे वोट डलवा दिए, बाकी किसी का 2 छूट गया था, किसी के 3 छूट गए थे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तुझे पुरस्कार दूंगी, तूने सारे वोट डलवा दिए। बोली नहीं, वो कहानी सुननी पड़ेगी, मैंने कैसे डलवाए। मैंने कहा सुनाओ कहानी। बोली मैं सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। कहा सुनाओ। बोली मैंने सारे वोट डलवा दिए, एक वोट आंटी का रह गया। एक आंटी थी, घरों में तो लड़कियां आंटी, मासी जी, ताई जी, चाची जी कह के घुसती हैं। बोले मैं उस आंटी ਨੂੰ बार-बार कहा, आंटी जी तुसी चलो वोट पाउण, तुसी चलो वोट पाउण। वो कहती तेरे अंकल जी खाना खान नहीं आए बेटा, एक बारी खाना खा जान फिर मैं चलांगी तेरे नाल। कहती मैं उत्थे बह गई, मैं घड़ी देखी जावा, अंकल जी आने नहीं। कहते अंकल जी बिल्कुल 15 मिनट पहला आए। कहते मैं क्या आंटी तू अंदर जाके कपड़े बदल। कहते मैं जानी हाँ रसोई दे विच, मैं 2 फुलके लानी हाँ अंकल जी नूं खिलानी हाँ, तू फटाफट मेरे नाल कपड़े पा के चल। कहते मैं गई चौंके च भैन जी, मैं तो फटाफट 2 फुलके लाए, अंकल जी नूं खिलाए, आंटी नूं लैके गई, गेट बंद हो रहा सी। मैं कहती
एक बारी कह के ना उन्होंने वाड़ आंटी नु अंदर दरवाजा खोलिया, आंटी नु अंदर वाड़िया, बाहर क्या वाहगुरु 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 मैनू इनाम मिल जाऊगा। कहती आखिरी वोट मैं इस तरह पुआ के आई। कहती जब मैं आंटी नु वाड़ दिता ना अंदर, फिर मैनू क्या भी आज मैं इनाम मैनू मिलेगा, मैं जाके भैन जी नु कहूंगी कि भैन जी मैं 100% वोट पाते। अब आप सोचिए इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे जुनून। ये जुनून जब तक कार्यकर्ता में नहीं आएगा तब तक जीत सुनिश्चित नहीं होती। ये जुनून चाहिए और ये जुनून उसने दिखाया। और इसीलिए मैं मतदान के दिन महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज्यादा मानती हूं, क्योंकि पुरुष तो दुकान तक चला जाएगा, घर की बैठक तक चला जाएगा, ड्राइंग रूम तक, लेकिन महिला तो चौके तक चली जाएगी, बेडरूम तक चली जाएगी। अगर कोई उठ नहीं सकती तो कहेगी व्हील चेयर मंगा के लाओ, मैं लेके जाती हूँ, रिक्शा में बिठा के लेके जाती हूँ। चौके में जाके रोटी बना के खिला के उसके पति को और अंदर ले जाके 5 मिनट पहले और वो अंदर डाल के आती है उसको कि नहीं तुम इसको अंदर भेजो और वोट डालेगी ये, और उसके बाद आके कहती कि मैं 100% वोट डलवा के आई हूँ। ये जुनून आप में आए, इसके लिए हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन सम्मेलनों में बहुत राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भुक्तभोगी हैं। यहां बैठा हुआ नहीं, जिस कार्यकर्ता के पास और जिस घर में आप जाओगे पब्लिक खुद बोलेगी कि जी हमको नहीं देनी कांग्रेस को वोट। वो तैयार बैठी है, लेकिन उस तैयार हुई हुई पब्लिक को मतदान केंद्र तक ले जाकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डलवाने का काम हमको करना है। और उसकी तैयारी इन बूथ समिति कार्यकर्ता सम्मेलनों से होगी। पहले बूथ की रचना ऐसी करिए, बूथ के महत्व को समझिए। हर मंडल कार्यकारिणी का एक एक सदस्य, कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, एक एक बूथ की जिम्मेदारी ले, 32-32 लोग स्वयं बनाए और आखिरी दिन के अपने भी 20 घर के वोट डलवाए बिना वो चैन नहीं लेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। रौनक मेला देखा, उत्थे की हो रहा जी, उत्थे की हो रहा, उस बूथ की हो रहा, उस बूथ से झगड़ा हो गया, मैं जा रहा। भाई तुम वहाँ झगड़ा जाके क्या करोगे? उस बूथ के कार्यकर्ता नहीं है, वो झगड़ा निपटा लेंगे। तो अपने यहाँ बैठ, जब तक आपके 20 घर का आखिरी वोट नहीं भुगत जाए आप जगह नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पूरे वोट आपके हो जाए फिर कहीं का जाके रौनक मेला देखो, में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने 20 घरों का आखिरी वोट भुगताने तक आप स्थान नहीं छोड़ेंगे और उसी जुनून से वोट डलवाएंगे जिस जुनून से उस लड़की ने वोट डलवा करके पुरस्कार हासिल किया था। और सरकार बने, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है? 15 साल से जिस सरकार को हम ढो रहे हैं, जिसकी आलोचना करते करते, जिसके खिलाफ धरने प्रदर्शन करते करते खत्म हो गया। बहुत हो गए धरने प्रदर्शन, राज करने का टाइम आया है, राज करने का। और ये राज तभी मिलेगा जब ये कार्यकर्ता जुनूनी बन के निकलेगा। वो जुनून अपने में पैदा करो और मजबूत संगठन के साथ नई सरकार लेकर आओ। यही कहने के लिए आपके बीच आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।